अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम खबरें जिन पर तज्जिया और तबसरा हम अपने प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नया मोड़ सामने आया है। बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे कौन है, इस हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उन हक़ाइक़ में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान में तख़रीब कारी होती रही है और पाकिस्तान ने ईरान को इंटेलिजेंस बेसिस पर जो मालूमात हैं वो भी ईरान के साथ शेयर की हैं और कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर जो 14 लोग अफवाज पाकिस्तान के शहीद किए गए गुज़श्ता दिनों, उनको कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले जो दहशतगर्द थे वो ईरान में जाकर छुप गए हैं और उनकी पनाह गाहें भी ईरान पर मौजूद हैं। पूरे के पूरा मंजरनामा क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान कल ईरान का दौरा भी करने जा रहे हैं, तो तफसीलात क्या हैं, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में ईरान के साथ किस तरह से मामलात को उठाएंगे, तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो बदल रही है, काबीना में रद्दोबदल भी हो रहा है, तो विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ क्यों जारी है, पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में जो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं इससे क्या नताइज निकलेंगे, और फिर साथ साथ क्या नए मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख माशी बहरान से मुल्क को निकाल पाएंगे। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि IMF से नए कर्जे और पाकिस्तान की सलामती को जो लाहिक खतरात हैं वो क्या हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको फ़लस्तीन को नक्शे से मिटाने का मंसूबा सामने आ रहा है। अमेरिका इसराइल सदी की डील का जल्द ऐलान करेंगे, ये तफसीलात सामने आ रही हैं। सदी की डील में बैतुल मक़दस और दीगर फ़लस्तीनी इलाके इसराइल के हवाले करने का मंसूबा है, तो ये सारी की सारी तफसीलात क्या हैं आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे सऊदी अरब इराक ताल्लुकात के अंदर भी नया मोड़ सामने आया है। मशरिक़ वस्ता में ईरानी मुदाखलत क्या रुक पाएगी सऊदी अरब इराक के ताल्लुकात के बाद, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से कि ईरान क्या पाकिस्तान में वाकई दहशतगर्दी करवा रहा है और क्या ईरान अफवाज पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट पर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अफवाज पाकिस्तान पर ईरान के हमले। 24 उर्दू टीवी पाकिस्तान का वाहिद टीवी चैनल है जिसने शुरू दिन से ईरान की पाकिस्तान में तखरीब कारियों को सबूतों के साथ हुक्काम के सामने रखा। कलभूषण यादव का नेटवर्क हो या फिर उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, मेहदी मूसवी जैसे ईरानी फंडित दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, ईरान के तरबियत याफ्ता कलअदम सिपाही मोहम्मद के खतरनाक दहशत गर्द हूँ या फिर बलोचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले BLA के दहशत गर्द। 24 उर्दू ने अपनी रिपोर्ट्स और टीवी प्रोग्रामों में गैर जानिबदाराना तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों को बेनकाब किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के दीगर मीडिया चैनल पर पाकिस्तान के दुश्मनों में तफरीक बरती गई, लेकिन 24 उर्दू की काविशों के बाद पाकिस्तान के आला हुकाम और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में ईरानी दहशत गर्दी और ईरानी तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल 2019 को इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बलूचिस्तान ओमाड़ा में अफवाज पाकिस्तान के 14 अहलकारों पर दहशत गर्दाना हमले के बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे पास मुसद्दका इत्तलात है कि ये वाक़या बलोच दहशत गर्द तंजीमों की कारस्तानी है और इस नए अलायंस BRA के तरबियती और लॉजिस्टिक कैंप ईरान की सरहद के अंदर है और तहकीक और तस्दीक के बाद काबिल अमल मालूमात ईरानी हुकाम के हवाले कर दी हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वाक़े में 10 पाकिस्तान नेवी, 3 पाक फजाइया और 1 पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवान शहीद हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए पाक ईरान सरहद पर भी बाड़ लगाने का फैसला किया है। ये एक महंगी मशक है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला किया गया है और इस अमल का आगाज हो गया है। बाड़ लगाने का आगाज गलत इस्तेमाल होने वाले मकामात से कर दिया
गया है और बातदरीज 950 किलोमीटर की सरहद को मुकम्मल करने का इरादा है। 24 उर्दू ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में हज़ारा बरादरी, कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी और ओमाड़ा में अफवाज पाकिस्तान के 14 अहलकारों पर हमले की कड़ियाँ ईरान में मौजूद और सिपाही पासदारान इनकलाब के मुश्तरका खुफिया मराकज़ से मिलती है, जहाँ से मुख्तलिफ दहशत गर्द ग्रुपों के जरिए पाकिस्तान में तखरीब कारी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई गयी। 24 उर्दू ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा ईरान से पहले इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के सबूतों को सबूताज करना और ईरान का खुद को मजलूम साबित करना है। वाज़ेह रहे कि खुफिया एजेंसियों की मालूमात के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर हमले करने वाले 3 ममालिक में भारत, इसराइल के अलावा तीसरा मुल्क ईरान था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बलोचिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में ईरान के हाथ सामने आ रहे हैं और इसी हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बाकायदा तौर पर ईरान से एहतजाज किया है कि आपके यहाँ से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे, पाकिस्तान के जो अहलकार हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो फौजी हैं, उन पर हमले कर जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज क्या कह रहे थे, इसी हवाले से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जो अल्फाज हैं वो सुन लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कि एक अलायंस सामने आ चुका है, उस अलायंस को BRA के नाम से वो पुकारा जाता है और इसमें नंबर ऑफ बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं और उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मेरे पास मुसद्दका इतलात हैं कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक कि ये बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कारस्तानी है और इस नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़े हैं। एक्शनेबल एविडेंस हमने तहकीक के बाद, तस्दीक के बाद ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दी है, उनको एतमाद में लिया है और उन्हें बता दिया है। हमने इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमारी नज़र में न सिर्फ ये अनासिर हैं, ये इनके कैंप्स हैं और ये इनकी लोकेशन है। हम तवक्को करते हैं ईरान पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है और हमारे बड़े दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकात को सामने रखते हुए हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो उमाड़ा बलूचिस्तान के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों पर हमले हुए उसके पीछे जो दहशतगर्द थे उन्होंने पनाह गाहें बना रखी हैं ईरान के अंदर और वह सरहद पार से वो तरबियत लेते हैं, वहाँ जाके छुप जाते हैं और इंटेलिजेंस जो मालूमात हैं वो भी शेयर की गई हैं और ये भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो दहशतगर्दों के कैंप हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी होती रही उसमें जो अनासिर मुलव्वस रहे उन्होंने भी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया, बिलखुसूस अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। फिर कलभूषण यादव का जो नेटवर्क है उसने भी एतराफ़ किया कि वो चाबहार के अंदर एक उन्होंने अपना मरकज़ बनाया था, वहाँ से उन्होंने किया था। जनरल अमजद शेर साहब लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर ख़ारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस एतबार से है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द कौन है? जी, क्वेश्चन जरा दोहराइए।
सर ये मैं जी सर, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि तखरीबकार जो अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों पर बलूचिस्तान उमाड़ा में हमले हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि तखरीबकार आते कहां से हैं? जी जी बिल्कुल, ये दूसरा वाक़या है अभी पिछले 1 महीने में, जिसमें कि ईरान से टेररिस्ट आते रहे हैं, और इसमें पहले भी ईरान को हमने शिकायत की थी, और अब तो मेरा ख्याल है खुल के बात हुई, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और ईरानी एम्बेसी को मरासला भी दिया गया है, प्रोटेस्ट की गई है। और वजह यह है कि ईरान के भारत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और भारत को चाबहार में उन्होंने एक पूरा बंदरगाह पकड़ा दी ईरान को, और वहां से पहले ही भारत ये कार्रवाइयां कर रहा था। आपको याद होगा कि कलभूषण हमने जब पकड़ा था तो पता चला कि वो भी चाबहार से ही ऑपरेट कर रहा था। बिल्कुल। और कलभूषण को बलूचिस्तान में बहुत सारी कार्रवाइयां वहां उसको बलूचिस्तान में पकड़ा गया। ये चीज हमें अंदाजा था, लेकिन अब चूंकि ईरान को इस चीज के बारे में पता था और उनसे कलभूषण की शिकायत भी की गई थी, तो ख्याल था कि ईरान अब भारत के साथ अपने मामला में मोहतात रहेगा और उनके ऊपर चेक रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भारत उनकी सरजमीन इस्तेमाल करके वहां पे उसने ट्रेनिंग कैंप वगैरह भी बना लिया, और वहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म जब जाएंगे वहां पे कल, तो ये नुक्ता वहां भी उठाया जाएगा। उससे पहले आपने प्रोटेस्ट भी कर दी है, और मेरा ख्याल है कि ये मामला किसी न किसी नतीजे तक हमने लेके जाना होगा, क्योंकि ये चीज काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल। ईरान को भी शिकायत होती है कि शायद हमारे इलाके से कोई जाते हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ कि जायदान में जिनका इंडियन का कॉन्सुलेट है वो ये करता है पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात खराब करने के लिए, इधर से भी करवाते हैं लोगों को। और यहाँ जो हमारा ट्राई जंक्शन है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद का, उसको मिसयूज किया जाता है। वहां से यहाँ से लोग जाके कार्रवाई करके अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो अब जो फैसला हुआ है कि आपने करनी है, ये बाढ़ लगानी है आपने थ्रू आउट, अफगानिस्तान तक हम ला रहे थे, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब ये आगे तक आप लेके जाएंगे चाबहार तक, यानी दूसरे शब्दों में समंदर तक, साहिल तक आप पहुंचाएं और इसको ब्लॉक करें, इसकी मॉनिटरिंग की जाए, इसकी सर्वेलेंस रखी जाए बाढ़ की, ताकि कोई क्रॉस न कर सके। तो फिर इंशाल्लाह इस खतरे पे काबू पा लिया जाएगा। जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन सवाल कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे 14 जिसमें 10 नेवी के एहलकार हैं और एयरफोर्स के भी हैं, उनकी शहादत पर सिर्फ एहतजाजी मुरासला करना ये काफ़ी नहीं है, तो इस पर तो सफ़ीर को तलब करना चाहिए था और सख्त रद्दअमल देना चाहिए था। वो तो उनके जो जर्नैल हैं वो तो पाकिस्तान को कहते हैं कि हम डबल एक्शन देंगे। नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं या भारत यहाँ पे जो खेल करा रहा है, वो दोनों साइड्स को इस्तेमाल कर रहा है, दोनों तरफ ये खेल खेल रहा है और दोनों मुल्कों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि पीछे 27 लोग ईरानी भी मारे गए थे, और वो जो लोग थे जिन्होंने ये कार्रवाई की, ईरान ने उसका इल्जाम पाकिस्तान पे देता था कि यहाँ से गए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो जायदान में हिंदुस्तान की एम्बेसी है या उनका कॉन्सुलेट है वहां पे, वो जो काम करवाता है, उसमें बेशक पाकिस्तानी लोगों को इस्तेमाल करता होगा, लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि ये लोग पाकिस्तान से अगर गए हैं कार्रवाई की तो ये अफगानिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। अब फेंसिंग करने से ये अजाला करना होगा उनकी शिकायत का भी और हमारी शिकायत का भी। हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों तरफ शिकायत ना हो, और ये कहेंगे कि ईरानी जो है वो इस मामले में पूरी तरह ताउन करें पाकिस्तान के साथ, तो ये मेरा ख्याल है कि ये खतरा टल जाए। सर, इसमें जैसे आपने कहा कि भारत यूज़ करता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शायद हमारी तरफ से भी लोगों को इस्तेमाल करता हो, लेकिन ज़्यादातर जो बलूचिस्तान ईरान के लोग हैं, जो जैशुल अदल के लोग हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, वो तो बलूचिस्तान के जो ईरान है उनके लोग हैं, वो तो खुद उन पर हमला करते हैं, तो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हम तो पहले भी इनकार कर चुके हैं, हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है कि ये वहां पे ईरानी इनके खिलाफ बाकायदा कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो ये लोग काम नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे पैसे लेके तो इस तरह की वारदातें करने वाले लोग मौजूद होते हैं, वो करते हैं, वो पड़ोस होंगे। लेकिन बासूरत जिसकी सरजमीन से ये वाकयात होते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी कुछ जरूरत है कि वो दूसरी रियासत की तरफ इन लोगों को ना जाने दें, जैसे अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान, ईरानियन बलूचिस्तान से इधर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह का काम मिलकर ही करना होगा, क्योंकि अकेले एक साइड से करने से बात नहीं खत्म होती।
ये दोनों तरफ अगर शिकायत है तो दोनों को मिलकर बॉर्डर मैनेजमेंट। जी चलें जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज़कियाकार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब का ये कहना था कि भारत जो है दोनों तरफ से लोगों को इस्तेमाल करता है, और ये जनरल साहब का अपना तज्जिया था, लेकिन अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो भारत ईरान के साथ जो इत्तिहाद है वो बहुत ज़्यादा है, और ईरान भी भारत पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। यही वजह है कि हर जगह वो इत्तिहाद नज़र आता है उनका, चाबहार के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। इसलिए हमारा ख्याल ये है कि ये भारत अगरचे इस्तेमाल करता होगा, लेकिन पाकिस्तान से लोग ईरान जाकर जो है वो कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करते कि जिससे ईरान को हमसे शिकवा हो। हाँ, अलबत्ता वहाँ जो ईरानी बलूचिस्तान सीस्तान है वहाँ के लोग ईरान से चूँकि नाराज़ हैं हुकूमतों से, तो वो खुद हमला करते हैं वहाँ पर। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है और हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हो गया और 14 अफवाज पाकिस्तान के जो लोग थे वो शहीद हो गए। आप इस पर क्या कहेंगे कि वज़ीर ख़ारजा ने भी आज वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया है कि आपके यहाँ जो है दहशतगर्द मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान आमतौर पे इतना खुला ईरान से बात नहीं करता था। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान ने ओपनली इस बात की है जी। और हमारे सफारत खाने में वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की है, और इसके जवाब में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाई हम इस चीज पे हम भी आपके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक्चुअली मसला तो है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और मसला ये जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं दोनों मुल्कों के, वहां पे मसाइल हैं, और उन मसाइल को क्रिएट करने के लिए ये ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने की, और उनकी बहुत ज्यादा कोशिश ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक्टिवली, पहले चूंकि ताल्लुकात में अच्छे नहीं है, इसका मौके से फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आग लगाई जाए। और अब जबकि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना है, शायद कल जा रहे हैं वो ईरान, उससे पहले हालात को इतना बिगाड़ दिया जाए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान उसमें बातचीत ही ना हो सके। तो इसमें ईरान का भी नुकसान है, इसमें पाकिस्तान का भी नुकसान है, और पाकिस्तान इस चीज को अच्छी तरह समझता है। कोशिश पाकिस्तान ये कर रहा है कि ईरान को भी बात समझ आ जाए, ईरान अपनी सरजमीन किसी तरीके से भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो ईरानियन बॉर्डर है उसके साथ ही जो भी फेंसिंग कर रहा है, ताकि हमारी तरफ से तो उधर कोई जा ही ना सके, बल्कि उधर से कोई आना हो तो उसको भी हम चेक कर सकें। और ये पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ दोनों फेंसिंग कर रहा है, बीएसएफ पाकिस्तान से खर्च भी कर रहा है, ताकि एक तो ईरान को कभी ये शिकायत ना हो, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जब किसी किस्म की कोई चीज पाकिस्तान में हो तो वाज़ेह सबूत के साथ ईरान के साथ दो टोक बातचीत की जा सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जी जनरल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की बात कर रहा हो, लेकिन आपने सर देखा होगा कि कलभूषण यादव, उज़ैर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट, फिर अभी ये जो हमला हुआ तखरीब कार, और फिर वहाँ से गैर कानूनी स्मगलिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। तो हमारी खुफिया एजेंसियों को, अफवाज पाकिस्तान को, इदारों को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए कि हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अगर वो नहीं मानते तो फिर हमें अपने आप को किस तरह से महफूज करना चाहिए? देखिए, अभी जो फ्लूड सिचुएशन है ना, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो इतनी फ्लूड है, वहां पे भी ईरान का मुंतकिल है, वहां पे भी मसाइल हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो भी हल करने हैं आपने। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मसला वो भी हल करना है। फिर ईरान को इस बात पे भी कायल करना है कि वो भारत के साथ जो उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसमें नजरसानी करे, क्योंकि ये सरासर ईरान के खिलाफ जाएगी ये बात ये। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वक्तन फक्तन ईरान को समझाती रही है इस चीज की। और जब ये उज़ैर बलोच का किस्सा हुआ, उसके बाद जो वाकयात हुए, अगर आपको याद हो, तो चूंकि ईरान बात इस चीज को सुन नहीं रहा था, तो जब ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद थे, उज़ैर बलोच की खबर उस दिन हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, गवर्नमेंट तैयार नहीं थी बात करने की, उसको जनरल राहील ने ये उनसे बात भी की थी, बताया भी था उनको। इस कदर सीरियस ले रहा है पाकिस्तान इस चीज को, और पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ये रही है कि ईरान, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है, और जगह जगह ईरान अपना जो है वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को इस बात को भी समझाया जाए कि ये ईरान के लिए सूदबंद होने के बजाय ये ओवरऑल उसके लिए नुकसान में जाएगा ये, क्योंकि ईरान निशाने पर है। इजराइल ने कभी ईरान के बारे में कोई मुस्बत सोच नहीं रखी, वो हमेशा से अमेरिका को वो इस बात पे कोर्स करता रहा है कि भाई आप हमें ईरान को न्यूक्लियर पार्ट बनने से पहले इसको रुका देना चाहिए। तो ईरान के मसाइल बहुत बड़े हैं, और ईरान को इस बात की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए
कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ईरान की मदद भी कर सकता है और ईरान के साथ खड़ा होकर ये जो इंटरनेशनल के मसाइल हैं वो भी रोक सकता है, और फिर बशके वुस्ता में जो ईरान के मसाइल हैं उसके हल में भी पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं शायद ईरान के हमनवा या ईरान वाले लोग कि शायद पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं या जनरल रहील शरीफ वहां पर मौजूद हैं, तो इसलिए वो अपना एक तरह से इंतकामी तौर पर ऐसा कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या तज़िया पेश करेंगे कि पाकिस्तान की गवादर या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हैं वो ईरान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन फिर वो क्यों सोचते हैं? जी, ईरान को ये बात जिस तरीके से ईरान की मंत्री सोच, ईरान एक्चुअली एक वो जो पोर्कुपाइन सिंड्रोम का शिकार है, क्योंकि अपने आप में वो एक कैद होकर रह गया है, वो हर चीज को अपने मुखालिफ समझ रहा है। और हालांकि गवादर के बारे में कई दफा उनको समझाने की कोशिश की गई है, गवादर और चाबहार सिस्टर पोर्ट्स बनेंगी, क्योंकि फासला बहुत कम है, चाबहार की वो कैपेसिटी नहीं है, और अगर गवादर पोर्ट इस्तेमाल हो तो गवादर से ईरान का रास्ता सिर्फ 100 किलोमीटर है सारा, तमाम ईरान के जो भारी चीजें वो यहाँ से जा सकती हैं ईरान को, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइट है वो चाबहार से होकर पाकिस्तान आ सकती हैं, और फिर दोनों मुल्क मिलकर इस जो सीपैक है इसका हिस्सा भी बन सकता है ईरान, और सीपैक के मिलके ईरान का फायदा भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत से ऐसे नुकात हैं जिसपे ईरान का फायदा है और ईरान को ये बात समझाई जा सकती है। चलें जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब लाइन पर मौजूद थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान उनके साथ हमेशा अमन की बात करता है। लेकिन अगर ये लोग अमन की बात नहीं समझते हैं और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में तखरीबकारी, धमाके या अफवाज पाकिस्तान पर हमलों की कोशिश करते हैं, ये बलोचिस्तान के अंदर बदअमनी की कोशिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान भी जाग गया है, अब पाकिस्तान भी एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान को पता है कि कौन हमारा दुश्मन है। अब पाकिस्तान के जो इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, ISI है और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान हैं, ये सारे के सारे एक पेज पर हैं कि अब दुश्मनों को दुश्मनों की जुबान में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो दुश्मन कोई भी हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत हो, या फिर वो ईरान हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर इसराइल का अलायंस हो। ये सारे के सारे जो दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ये CPEC को मुतासर करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी आ रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है कि अब फैसला कौन जवाब दिया जाएगा, फैसला कौन जंग लड़ी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यही वजह है कि हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, वज़ारत ख़ारजा के सारे जो हुक्काम हैं वो हमारे एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। और अब जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दौरा सामने आ रहा है वो भी इसी हवाले से एक अच्छी वो बात होगी। तो बहरहाल ये एक बड़ा इसको कह सकते हैं कि आप एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ईरान के साथ ये बात करें कि आप बलोचिस्तान में तखरीबकारी ना करें, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को आने का मौका ना दें, बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द अलहदगी पसंद, शिद्दत पसंद लोग हैं वो ईरान की सरजमीन में मौजूद हैं, उनको रोकने की कोशिश करें। तो अगर ये बात हो जाती है और ईरान मान जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पुरअमन हो जाएगा। लेकिन अगर दुश्मन ये बात नहीं मानता और दुश्मन मुसलसल पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करता है तो फिर इसका मतलब यह होगा पाकिस्तान को भी उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान से मारूफ दिफाई तज़कियाकार जनाब मेजर रिटायर्ड नज़र ज़मूर साहब लाइन पर मौजूद हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। आपने खुद हमारे प्रोग्राम में कई मरतबा गुफ्तगू की, इंकशाफ किए आपने कि बलूचिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी होती है इसके पीछे ज़्यादातर जो अनासर हैं, असल जो अनासर हैं वो पड़ोसी ममालिक के हैं। आज वज़ारत ख़ारजा ने भी इस पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ का ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एहतजाजी मरासला भी जारी की है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जो बातें आप आज से 2-3 साल पहले से कर रहे थे, आज वो बातें सब के सामने आ गई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि मज़ीद हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, बुनियादी जो बात अभी आपने, हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने भी इस मामले को टेकअप किया और उनको इंटीमेट किया कि जो ओरमारा का इंसिडेंट हुआ है ये जो है ना ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईरान को तंबीह भी की है और उस पर उनको कहा गया है कि इसके बारे में आप अपनी राय दें, क्योंकि जब सरजमीन इस्तेमाल होती है तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इंडिया का रॉ है और इसी तरह जो अफगानिस्तान की जो एजेंसी है ये इस्तेमाल करती है सरजमीन जो बॉर्डर पे है, जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लिंकअप बनता है और सरजमीन ईरान की इस्तेमाल होती है।
तो अब ये है कि ईरान को इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप इस चीज को देखें कि पाकिस्तान फिर भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईरान दिखा रहा है, बड़ापन दिखा रहा है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कल ईरान जा रहे हैं, तो इस बात को बड़ा स्ट्रांगली उठाना पड़ेगा कि अगर इस तरह जो दूसरी एजेंसीज हैं आपकी सरजमीन इस्तेमाल आपको नहीं मालूम, अगर दूसरे आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उनके साथ हमारे हालात ज्यादा खराब करना चाहते हैं, जो इस रीजन के लिए किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। तो इस बात को ईरान को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा इस बात को स्ट्रांगली कहा है कि हम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमारी एजेंसीज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफी हद तक इस पे कामयाबी हासिल की है, और ईरान को इस बात को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो मामलात हमारे हमसाया वाले हैं वो फिर बेहतर नहीं हो सकते, और उसका फायदा कौन उठाएगा ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जी सर, इसमें एक बात और भी सामने आ रही है कि जो ईरान के साथ बॉर्डर है उस पर जो है वो बाड़ लगाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे कि इससे दहशतगर्दी या ईरान की स्मगलिंग, इस तरह की जो तखरीबकार हैं वो रुक जाएंगे? नहीं, देखिए जो है ना, अगर इसको उस अंदाज में देखा जाए कि जी बार बार लग रही है तो उससे फर्क तो पड़ेगा, मगर मेरा पॉइंट पहले भी ये रहा है और अभी भी ये रहा है कि अगर आप इस किस्म की सिस्टम करते हैं तो जो आपके पाकिस्तानी बॉर्डर वाले लोग हैं उनको एतमाद में लेना जरूरी होगा। उनको जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे उस वक्त तक इस बार का फायदा जो है वो किसी मुल्क को भी नहीं हो सकता। किसी हद तक जो है ना वो दहशतगर्दी रुक सकती है, बट अदरवाइज मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि 100% इस पे अंजाम इसका बिल्कुल सर, इसमें आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि सरहद के जो लोग होते हैं दोनों तरफ उनकी रिश्तेदारियां भी हैं और आपस में कारोबार भी छोटा मोटा उनका चलता है, वहां पर उनके लिए वसाइल नहीं है। तो इस एतबार से मेरे ख्याल में जैसे आपने भी कहा कि ये बाढ़ लगाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उनको पहले वसाइल देने होंगे ताकि वो मुतमईन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको जब तक हम वसाइल नहीं देंगे, उनके कारोबारी मामलात को हैंडल नहीं करेंगे, उनको सेंसस सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनकी इकोनॉमिक्स या उनकी माशी हालात को बेहतर नहीं करेंगे, ये जो अमल है इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो बुनियादी तौर पर हमें ये चीज हुकूमत पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर ये लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा अमल होगा जिससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, जिस अफगानिस्तान के साथ लग रही है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ईरान के साथ भी लगेगी तो हम काफी हद तक अपना बॉर्डर और टेररिज्म जो है इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी हुई है, और ये दहशतगर्दी हुई अफवाज पाकिस्तान के लोगों को शहीद किया है, और इससे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और फिर हज़ारा बरादरी और फिर अब अफवाज पाकिस्तान, ये हमलों का तसलसल है, दुश्मन कौन है, इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट को वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, तखरीबकार कौन? बलूचिस्तान में तखरीबकार अनासर एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो गए। कोयटा सब्जी मंडी में बम धमाके के बाद दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके मकरान में कोस्टल हाईवे पर बिजी टॉप के करीब कराची से ग्वादर के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों की बसों को रोककर सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर शिनाख्त के बाद चंद अफराद को अलहदा किया और कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुसल्ला अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल होने वाले अफराद में पाक बहरिया के अहलकार भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोस्टल हाईवे फायरिंग वाक़े की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि वहशियाना हमले के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बलूचिस्तान तखरीबकारी में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी कहा है कि दहशतगर्दी का वाक़या मुल्क को बदनाम करने और बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने की घिनौनी साजिश है। अमन के दुश्मन बैरूनी आकाओं के इशारे पर अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। 24 उर्दू ज़राए के मुताबिक ग्वादर सी पैक और बैरूनी सरमायाकारी को मुतासर करने के लिए पड़ोसी ममालिक के तखरीबकार और दहशतगर्द अनासर मुतहर्रिक हैं। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला, कोयटा सब्जी मंडी में हमला, पेशावर हयाताबाद में दहशतगर्दों की मौजूदगी। इससे कबल भारत की 27 फरवरी को जारहियत और अब
कराकरान कोस्टल हाईवे पर दहशत गर्दाना कार्रवाई। इन तमाम वाकयात की कड़ियां कलभूषण नेटवर्क इंडिया, ईरान और अफगान कठपुतली हुकूमत से मिलती है। गुज़िश्ता दिनों कराची से कलअदम सिपाही मोहम्मद के 6 खतरनाक दहशत गर्दों का पकड़ा जाना, जिनको ईरान से तरबियत मिलती रही और जो कलभूषण यादव नेटवर्क के जरिए मुल्क में तखरीब कारी में मुलव्विस रहे, इससे भी कड़ियां पड़ोसी ममालिक से मिलती हैं। 24 उर्दू ज़राए का कहना है कि बलोच अलहदगी पसंद BLA और इसकी झेली शाखों की महफूज पनागाहें पड़ोसी ममालिक ईरान और अफगानिस्तान में हैं, जहां उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग और तरबियत देकर बलोचिस्तान में तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के शहर ज़ाहदान और चाबहार में भारतीय बदनाम जमाना एजेंसी रा के खुफिया मराकिज भी पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए ईरान से कब्ल इन कार्रवाइयों में तेजी का असल हदफ पाकिस्तान के पास मौजूद पड़ोसी ममालिक के दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के सबूतों को सुबुताज करना और पाकिस्तान के केस को कमजोर करना है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बात कर रहे थे बलूचिस्तान में तकरीब काराना अनासर के हवाले से और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कौन करवाता है, इसके पीछे ईरान के हवाले से हमने बात की है। और ईरान की एक बदनाम ज़माना एजेंसी है, मलेशिया है, जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है और इसका नाम है सिपाही पासदारान इनकलाब। और सिपाही पासदारान इनकलाब ही ने पाकिस्तान पर हमलों की धमकी दी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने का मौका देता रहेगा तो हम पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे, ताकत का मुजाहरा करेंगे। इस सिपाही पासदारान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। अब इनके जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद करना शुरू कर दिए हैं। ये जमात क्या है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देख लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सिपाही पासदारान पर पाबंदी और हकाइक। अमेरिका की जानिब से ईरानी शिद्दत पसंद मिलिशिया सिपाही पासदारान इनकलाब को दहशत गर्द करार दिए जाने के बाद ईरान में सियासी बहरान और कशीदगी में इजाफा देखने में आया है। ईरानी आवाम की तरह ईरानी पार्लियामेंट भी सिपाही पासदारान पर पाबंदी के बाद मुनक़सिम नजर आ रही है। ईरानी आवाम ने मुल्की वसाइल की तबाहाली, करप्शन, मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी का जिम्मेदार ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब को ठहराया है। ईरान के पेट्रोल, गैस, स्पोर्ट्स और कस्टम समेत दीगर अहम वसाइल सिपाही पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में थे। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट में अक्सरियत ने अगरचे सिपाही पासदारान इनकलाब पर पाबंदी की मजम्मत की है, ताहम दर्जन से जायद पार्लिमानी अराकीन ने फैसले पर खामोशी इख्तियार की। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशत गर्द तंजीम करार दिया जाना ईरान के लिए एक नफरत अंगेज और तौहीन आमेज अमल है। रूहानी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज खिते के ममालिक के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ हमला आवरों और सहयूनियत के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। ताहम ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के जंगी जराइम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी माहिरीन ने दुनिया के सामने पेश किए हैं, जिनमें बताया गया है कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब बशार अल असद की हिमायत के लिए शाम में 1 लाख से जायद शिद्दत पसंदों को मुख्तलिफ झेली तंजीमों के जरिए इस्तेमाल करती रही है। इराक में कुदस फोर्स, लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में होसी बागी, अफगानिस्तान में फातमियून और पाकिस्तान में ज़ैनबियून नामी बदनाम जमाना दहशत गर्दाना तंजीमों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत दीगर शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों में भी सिपाही पासदारान इनकलाब मुलव्विस रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी मशरक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी फौज को दहशत गर्द करार दे दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाब पर अमरीकी पाबंदी से कतन अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की जा सकती। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद सिपाही पासदारान इनकलाब शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों में जी हाँ नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं बलूचिस्तान के टॉपिक और ईरान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद आगे हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर जो काबीना के अंदर रद्दोबदल हुआ है और मज़ीद जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्या सदारती निज़ाम आ रहा है। और फिर साथ साथ एक बड़ा सवाल ये है कि असद उमर जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे उनको हटा दिया गया और सवालात गर्दश कर रहे हैं कि क्यों हटाया उनको। बहुत से लोग कह रहे हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, IMF से जो डील है पाकिस्तान की वो फाइनल नहीं कर सके और माशी बहरान बदस्तूर जारी है। मज़ीद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मारूफ तज़कियाकार मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के माशी बहरान पर आपने बहुत पहले बहुत कुछ कहा और आज वो सच साबित हो रहा है, तो आपके ख्याल में असद उमर को हटाने की वजह क्या बनी और IMF से अब क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और उससे अगर कर्जे लेते हैं तो क्या खतरात लाहिक हैं पाकिस्तान को। देखिए इस वक्त
जो ये वजीर खजाना लेकर आए हैं जी, ये माजी में भी जो है पाकिस्तान के में फौजी हुकूमत के दौर में भी और पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर रह चुके हैं और इन्होंने निष्कारी कर रहे हैं और IMF की शराइत तय करने में हमेशा बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इनका जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से काम होगा वो ये होगा कि तेज रफ्तारी के साथ IMF की शराइत पूरी करके IMF से कर्जे लें, मईशत की शरह नमो को सुस्त करें, बेशक रोजगार के मौके कम मैसर आए, कौमी असासे ये बेचेंगे और जो 1 करोड़ नौकरियों की और 50 लाख जो है मकानों की बात हो रही थी वो अब तारीख का हिस्सा बन जाएगी, वो नहीं होगी। तो ये बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि न्यू ग्रेड गेम के तहत जो अमेरिका के मकासद हैं उसको तमाम हुकूमतें पूरी करती रही हैं और जो मौजूदा हुकूमत है PTI की, उनका ये काम था कि जब सऊदी अरब से पैकेज मिल गया था, IMF से पैकेज मिल गया था, तो उसके बाद वो इस्लाहात से खुद और फिर IMF के साथ ना जाना पड़ता, लेकिन उन्होंने डिले किया IMF के पास जाना और वो इस्लाहात भी नहीं की। नतीजतन मईशत मजीद खराब हो गई और हम IMF के अब चुंगल में फंस गए, बुरी तरह से फंस गए हैं, इसी तरीके से जैसे कि पिछले 30 साल से फंस हुए हैं और अब वही खेल दोहराया जाएगा और 2023 में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत फिर मुश्किलात का शिकार होगी और हम दोबारा 2023 में ये रो रहे होंगे कि जी IMF के पास जाएं, मईशत तबाह हो गई है। जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि इनकी कारकर्दगी जो नए मुशीर खजाना है इनकी कारकर्दगी अच्छा नहीं रही और माजी में भी इन्होंने IMF से कर्जे दिलवाए, जैसे कि आपने खुद फरमाया, और बहुत कर्जे चढ़े पाकिस्तान के ऊपर। अब आपके ख्याल में IMF की जो शराइत होंगी उससे डॉलर मजीद महंगा होगा और हुकूमत मजीद कर्जों की दलदल में निकलेगी और इमरान खान की जब हुकूमत जब जाएगी 5 साल के बाद, तो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के कर्जे जो बैरूनी हैं वो 100 अरब डॉलर से तजावुज करके 120, 110, 130 अरब डॉलर ना हो जाए। नहीं, देखिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा तो तजावुज कर चुके हैं ऑलरेडी और इमरान खान का जो ये दौर था अभी 8 महीने का, इसमें जो कर्जे बढ़े हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं। हालांकि सबसे ज्यादा शोर इनका यही था कि जी 10 साल से कर्जे लेके बिल्कुल लूटा गया, मगर इनके दौर में जो कर्जे बढ़े हैं मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे कर्जे जो है 100 अरब डॉलर से बहुत आगे हैं और अब आप ये देखेंगे कि असासे भी बेचेंगे, असेट भी बेचेंगे निजकारी के नाम पर, कुछ असासे जो है वो गैर मुल्कियों के पास चले जाएंगे। जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था या जिससे आप कहते हैं नौ आबादियाती निजाम में एक नई वापसी, दोबारा वापसी, उसकी राह हमवार की जा रही है और आप इस तरीके से देखेंगे ये जो काबीना पूरी बन गई है इसमें आप देखेंगे कि इलेक्टेड लोग जो के मुकाबले में उनका नंबर ज्यादा है जो इलेक्टेड नहीं है और वही लोग हैं जो माजी में पिछली हुकूमतों के दौर में रह चुके थे, जो स्टेटस को के हैं, जो माशी साथ नहीं चाहते बल्कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के चुंगल में रहे। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो कुछ फैसले हो रहे हैं इस हुकूमत के दौर में वो 2 मकासद के लिए हैं, एक इख्तिदार को बरकरार रखा जाए और दूसरा डॉलर हासिल किया जाए। तीसरा कोई मकसद नहीं है, यानी इसमें ये समझना कि मुल्क खुद इंसानी की तरफ जाएगा या कुछ बेहतरी आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉलर मिले और इख्तिदार बरकरार रहे, ये 2 मकसद हैं जिसके लिए पूरी काविशें हो रही हैं और पूरी कौम इसके पीछे। जी सर, मुख्तसरन बताएं कि जो सलामती है पाकिस्तान की, अगर IMF से कर्जे ले रहे हैं तो क्या उसको खदशात, बड़े खदशात क्या हैं पाकिस्तान की सलामती को कर्जों की वजह से? देखिए, सलामती को जो खतरात फिलहाल ज्यादा इसलिए नहीं है कि हम उनको पूरा कर रहे हैं। अभी जब से वॉर एंड टेरर चल रही है अफगानिस्तान में, अमेरिका की फौजें हैं, आपको पता है कि वो भी खाली नहीं करेंगे बल्कि उनकी हवाई ताकत वहां रहेगी। उस वक्त तक वो पाकिस्तान से डू मोर का काम लेना चाहते हैं, मजीद और करो। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी यही कह रहा है, IMF भी नई शर्तें लगा रहा है। अभी तो आपकी मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम और हुकूमत पे एतमाद का बुहरान बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी को जो है वो बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को कर्जों के हजम में जो है जकड़ रहे हैं। उनकी शराइत ऐसी है जिससे कि मईशत कमजोर रहे, शिकस्त रहे। लेकिन कुछ अर्से के बाद जब अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत कम रह जाएगी, उस वक्त तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी जो है बिल्कुल अपने जो है वो निगाहें बदल लेगा, IMF भी बदल लेगा, अमेरिका भी बदल लेगा। उस वक्त वो पाकिस्तान की सलामती को 2 किस्म के खतरात होंगे। पहले तो ये कहेंगे कि आप दफाई बजट में बड़े पैमाने पे कमी कर दें क्योंकि आपके पास जो है तालीम और सेहत के लिए वैसा नहीं है, तो आप अपना दिफाई बजट कम करें। और एक दूसरे मरहले में मैं कहना नहीं चाहता, वो खुदा न खास्ता
वो ये कहेंगे जी आप इस काबिल नहीं है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर जो है वो मिसाइल्स और न्यूक्लियर वो एहसास छोड़ जाए, उस पर खुदा न खास्ता हाथ डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये दो वो चीजें हैं जिसके पूरी कौम को समझना होगा कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। हुकूमत के ऊपर दबाव रहे कि खुद निसारी की तरफ जाएं, बाहर से जरूर कर्जे लें, लेकिन असल काम यह है कि अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, अपनी बचतें बढ़ाएं, अपनी मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं, बाहर से कर्जे सिर्फ तैयारी मकासद के लिए लें। इससे अलावा अगर करेंगे तो तबाही है। जी सर, एक बात और भी फरमाइएगा कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जोहरी तवानाई के वो शराइत रखती है IMF, तो आपके ख्याल में क्या ये शर्तें रखी जाती हैं कि आपके पास क्या कुछ चीज़ें हैं, खुफिया ऐसी चीज़ें वो शराइत में शामिल होती हैं? देखिए, जोहरी प्रोग्राम को अभी खतरा नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया। वो अमेरिका के इस्तेमाली ताकतों के जो अहदाफ है वो इतने शॉर्ट टर्म में नहीं है, वो क्योंकि अभी पाकिस्तान से उनको काम लेना है, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है, जो है वो अभी उनको जो है वो चीन को भी थोड़ा सा सीपेक को भी कम करना है। तो अभी इन चीजों पर अंदर से पाकिस्तान की जड़ें कमजोर करेंगे, बाद में यानी कि सूरत हाल में ले जाएंगे कि कौम खुद कहे कि जरा जब खाने के पास पैसे नहीं है फिर आप ये सब क्या कर रहे हैं। सोवियत यूनियन की मिसाल दी जाएगी कि उनके पास सब कुछ था लेकिन वो टूट गया। तो वो खतरा है, आगे चलकर है। फिलहाल जो है वो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के हमें जकड़ेंगे, इससे हमें डरना चाहिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब तज़किया पेश कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को मज़ीद जो है कर्ज़ों की दलदल में इसलिए उलझाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान पर आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मज़ीद दबाव का शिकार किया जाए। दो बड़े ख़तरात हो सकते हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बातें हो सकती हैं, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को वाइंड अप करने की बातें हो सकती हैं, उस पर कंट्रोल की बातें हो सकती हैं। अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी का शिकार है। यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो माशी है। फिर सियासी सूरत हाल देख ली जाए तो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं आपस के अंदर भी, हुकूमती जमात के अंदर भी, फिर अपोजिशन की तरफ से जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सारी सूरत हाल में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर अब सदारती निज़ाम को लाया जाए। सदारती निज़ाम की हवाले से बात हो रही है। मज़ीद बात कर लेते हैं। मारूफ एंकर पर्सन जनाब जमील फ़ारूकी साहब तज़कियाकार हमारे लाइन पर मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आए रोज़ बदल रही है। अभी तहरीक इंसाफ की काबीना में तब्दीलियां होंगी और फिर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां होंगी, फिर सदारती निज़ाम की बातें की जाती हैं। तो आप सियासी मंजरनामे को किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? तब्दीली की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, तब्दीली का वादा करके आए थे, हर 4-6 महीने के बाद तब्दीली ला रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है आवाम को? मतलब तब्दीली ही लानी थी ना। क्या फर्क पड़ता है वज़रा तब्दील हो गए, क्या फर्क पड़ता है माइंड चेंज नहीं हुए, क्या फर्क पड़ता है करप्शन खत्म नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है अहम इश्यूज पर इनकी कोई नजर नहीं है। कम अज कम मोहरे आगे पीछे करने की तब्दीली तो दिखाई जा रही है। वो बड़ा ही जबरदस्त शेर है ना कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ख्वाजा सरा के हाथ में नौजायदा बच्चा आ जाए ना, चूम चूम के उसको मार देता है। ठीक, बंदर को अगर अदरक खिला दी जाए तो उसको उसके स्वाद का पता नहीं चल सकता। स्वाद उसी को पता चलेगा जिसके जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होंगे। कमजोरी हमारी है, कमी हम में है। हमने कमियां, खामियां, कोताहियां अपनी दिखाई हैं। जितना हमने सपोर्ट किया है तब्दीली के इस नारे को एज ए यूथ और एज ओपिनियन डेवलपर्स, हमें शर्मिंदगी है अपनी ओपिनियन के ऊपर। मतलब एक ऐसा शख्स जिसको ये मैंडेट मिला था कि वो तब्दीली लेकर आएगा, उम्मीद की किरणें थी और उम्मीद की आखिरी किरण समझा जा रहा था जमहूरियत के हवाले से, वो शख्स जो 8 साल तक इस बात का नक्कारा बजाता रहा है कि मेरे पास एक ऐसा माइंड है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं इतने बड़ी हद तक तब्दीली ले आऊंगा कि पाकिस्तान की मईशत को जन्नत बना दूंगा, वो 8 माह तक उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कितनी कम फहमी और कम अक्ली की बात है। अंदाजा लगा लें कि असद उमर साहब, जिनका प्रोफाइल, जिनका CV इतना बड़ा था कि अगर वो चाहते, काम सिद्के नीयत से करना चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल था कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान को किसी बेहतर इकोनॉमी की हैसियत में उभार कर ला पाते। सारा मामला ये है कि उनकी जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग पावर थी वो उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उसने डिसीजन नहीं ले पा। डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है इस तरह के एक्टिविटीज में, खासतौर पर ऐसा पोर्टफोलियो जो प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद दूसरा तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फाइनेंस मिनिस्टर एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है। उन साहब ने डिसीजन लेने में 8 माह लगा दिए कि उन्हें IMF का पैकेज लेना है या नहीं लेना।
IMF का पैकेज अगर पहले महीने ही एक्सेप्ट कर लिया जाता तो पाकिस्तान आज जिस बहरानी कैफियत से दो चार हो रहा है उस बहरानी कैफियत से दो चार ना होता। मामला ये नहीं है, मामला यह है कि तजब्जुब और गू की कैफियत में पूरी कैबिनेट थी। फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर हैं, एक दौर में कहीं टीवी पर तजिया या एंकर पर्सन बनकर बैठते थे, उनको आपने वजीर इत्तलात और नशरियात बना दिया। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां एक ऐसा बंदा जो वजारत इत्तलात और नशरियात नहीं चला सका है उसको सजा के तौर पर आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे दी है। मतलब इससे बड़ी कबाहत क्या होगी, इससे बड़ी अहमकाना हरकत क्या होगी। दे आर सच ए नर्ड के उनके बारे में अगर बात करें तो शर्म आती है। अब फेसेस चेंज कैसे हुए हैं मदनी साहब, जरा गौर कीजिएगा। जरदारी की कैबिनेट 2011 में कौन कौन से फेसेस थे? शाह महमूद कुरैशी साहब ऑल एंड ऑल हमेशा रहते हैं, नदीम अफजल चंद साहब, फिरदौस आशिक आवाम साहिबा, आजम स्वाति साहब, हफीज शेख साहब, फवाद चौधरी साहब, तहमीदा मिर्जा साहिबा, नूरुल हक कादरी, मखदूम खुसरो बख्तियार। ये 2011 की जरदारी साहब की यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैबिनेट की बात कर रहा हूं। अब इमरान खान साहब की काबीना 2019 और बजट से सिर्फ एक महीना पहले वही शाह महमूद कुरैशी साहब, नदीम अफजल चंद साहब, फिरदौस आशिक आवाम साहिबा, आजम स्वाति साहब, हफीज शेख साहब, फवाद चौधरी साहब, तहमीदा मिर्जा, नूरुल हक कादरी, मखदूम खुसरो बख्तियार। चेंज कौन हुआ है? सिर्फ आपका प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल। ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, तो ये कौम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो? फारूकी साहब लोग कहते हैं कि फिर मजबूरी है ना, इनके अलावा कोई बंदे ही नहीं है, तो सिस्टम आपका ऐसा बना हुआ है कि कोई और बाहर से बंदे आप नहीं ला सकते हैं, तो फिर लोग कहते हैं सदारती निजाम होना चाहिए, इनसे जान छूट जाएगी। भाई वो सदारती निजाम इज अंडर वे, आप इसको मजाक मत समझिएगा। ये दिसंबर, ये इस मई से लेकर दिसंबर का जो टेन्योर है ये बड़ा ही क्रूशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और सब नजर आ जाएगा। आज से 2 महीने बाद, ये मेरी ओपिनियन है, लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जाहिर है इख्तलाफ ही हुस्न है सहाफत के अंदर। लेकिन मैं अपनी एक बात बता दूं कि आज से ठीक 2 या 3 महीने बाद, बजट के फौरन बाद या हो सकता है उससे पहले भी हो कि इमरान खान साहब खुद दस्तबरदार हो जाएंगे अपनी वजारत उज़्मा से, तंग आ जाएंगे क्योंकि वो फैसले कर नहीं पा रहे जो वो करना चाह रहे हैं, उनसे वो फैसले कराए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और उनकी वो तब्दीली का डंका जो वो लेकर आए थे, उस तब्दीली के डंके में और प्रीवियस गवर्नमेंट में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। उनकी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या खुद उनको निकाल रहे हैं। उनको ये अंदाजा नहीं है कि जिनके ऊपर उन्होंने सारी 22 साल की अपनी पॉलिटिकल मूव के अंदर रिलाय किया था, उन लोगों ने उनको 8 महीने के अंदर छोड़ दिया। इससे बड़ी नाकामी इमरान खान साहब की कोई हो नहीं सकती। तो फिर कौन आएगा? अगर वो छोड़ देंगे तो फिर कौन आएगा? इन्होंने खुद सुने उन्होंने आना इमरान खान नहीं है। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कोई इससे इख्तलाफ करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान खुद छोड़ के भागेंगे, फिर उनको मना के लाया जाएगा क्योंकि ही इज द ओनली फेस लेफ्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, वो एक ऐसा बंदा है जो ऑनेस्ट है, दयानतदार है, करना चाह रहा है। वो भागेंगे इसीलिए कि मुझे सिस्टम नहीं करने दे रहा। सिस्टम नहीं करने दे रहा तो भाई आप सिस्टम को चेंज करने के लिए कोशिश, आपकी तैयारी क्या थी? आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपने इतनी बढ़ क्यों मारी थी? वो इसी तरह रोड ला के जाएंगे, उनको वापस लाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप आए, हम इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, रेफरेंडम होगा, क्वेश्चनर लाया जाएगा, इस्लामी सदारती निजाम के चूरन को बेचा जाएगा। इमरान खान मुमकिन तौर पर सदर की हैसियत से 10 साल के लिए, 5 साल और फिर 5 साल यानी 10 साल के लिए आपके ऊपर विराजमान रहेंगे। पूरा टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मदनी साहब, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो चले जाना है, चंद दिन की गेम है, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। नवाज शरीफ का एनआरओ हो चुका है, ही विल लीव पाकिस्तान, वो चले जाएंगे। शहबाज शरीफ, उनकी हैसियत उसी तरह रहनी है जिस तरह से वो थे। चौधरी रिज़ार हो सकता है कल को पंजाब के वज़ीर आला बन जाए चंद दिन के बाद, भले वो नून लीग की पिच पे खेलें या पीटीआई की पिच पे खेलें। बहरहाल चीफ मिनिस्टरशिप उनका इंतजार कर रही है, हमारी जो जरा यही कहते हैं। बाकी रही बात चंद एक पोजीशन की, हबीब शेख जैसे लोग, इस तरह के लोग जिस तरह टेक्नोक्रेटिक सेटअप में थे, अब फिर उसी सेटअप में बैठेंगे, सारी पोजीशन संभालेंगे। और बहुत जरा अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज रह गई और चल पड़ा ये सिस्टम डेमोक्रेसी का, इमरान खान साइड पे होंगे, उनके बाद दूसरा ऑप्शन है ये शाह महमूद कुरैशी, मे भी शाह महमूद कुरैशी इनकमिंग दौर में जो है ना प्राइम मिनिस्टर हों। जी चलें, बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ जमील फारूकी साहब और जो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिस्टम है, इससे एतबार से कि बहुत सा जो अंदर का जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, वो पाकिस्तान के सिस्टम को चलने नहीं दे रहे। यही वजह है कि वजारतों में तब्दीली हो रही है, काबीना में तब्दीली हो रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो माशी बहरान है वो बदस्तूर जारी है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल जो माशी बहरान है
और जिस तरह से वज़ीर ख़जाना असद उमर को हटाया जा रहा है, इस पर दोनों तरह की राय हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा किया, अपोजिशन वाले बिलखुसूस कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ लोग जो उनके फेवर में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका दौर बहुत अच्छा था, जो नए मुशीर ख़जाना है इनका दौर अच्छा नहीं है। यही वजह है कि ये बातें हो रही हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और जो वफाकी काबीना के अंदर जो तब्दीली हुई है, असद उमर को जो तब्दील किया गया है, और फिर जो नए मुशीर ख़जाना जो हफीज़ शेख को लाया गया है, इस हवाले से बात कर रहे हैं कि किसकी कारकर्दगी अच्छी थी और कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर था, या इसी तरह से जो नए मुशीर ख़जाना आए हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, या पहले वाले जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे वो बेहतर थे। मारूफ तज़कियाकार जनाब सहाफ़ी जनाब राजा कामरान साहब लाइन पर मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए हैं असद उमर साहब, उनकी कारकर्दगी और जो नए मुशीर ख़जाना आए हैं इनकी कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं कि ये बेहतर थे या पहले वाले बेहतर थे, और पाकिस्तान की मईशत को आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें मसाइल क्या हैं और हल क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम भाई, देखिए ये एक सवाल में कई सवाल करती है जी। इन सवालों के जवाब अगर मैं एक एक करके दूं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का मसला क्या था जी। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत खत्म हुई है, तो उस वक्त के माशी आदाद शुमार पर हम बात करते हैं। उस वक्त के अगर हम माशी आदाद शुमार देखें तो ग्रोथ रेट 11-13 साल की बुलंद तरीन सतह 5.9%, 5.7% कहा जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को देखें, जो महंगाई की शरह थी वो 3.8% थी। इसके अलावा बुनियादी शरह सूद देखें वो 6.75% थी। ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी भी आपको जो मसला था वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो मसला था वो आपकी बैरूनी अदायगियों का था, आपके ज़र मुबादला ज़खायर कम हो रहे थे। ठीक है जी। हुआ ये कि असद उमर साहब, आप मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये कि असद उमर साहब ने आने के बाद आपके तमाम माशी अशारियों को, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं, उनको तहस नहस करके रख दिया। रुपए की कदर 122 रुपए से बढ़ाकर 142 रुपए तक ले गए। इससे जो है इन्फ्लेशन आया। आपका इन्फ्लेशन जो है 9.4% पर पहुंच गया है। जो हकीकी इन्फ्लेशन है अब जो आएगा वो 10% पर होगा। इस इन्फ्लेशन की वजह से आपकी बुनियादी शरह जो थी वो 10% 7-5% हो गई। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे मालियाती नस्ल बहुत खराब है, वहां पर ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो की है ये की गई है, थी नहीं, ये सब उम्र साथी नाला की है। मगर और ये तमाम जो आदाद शुमार हैं जो खराब हुए हैं ये हमारे सामने हुए हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैरूनी अदायगियों का मसला था उसको हल करते, आप उसके लिए $6 अरब आपने दुनिया भर से मांगे, 2 अरब चीन से मांगे, 2 अरब आपने सऊदी अरब से मांगे। ड्राइवर बन गए हमारे वज़ीर आज़म पैसे को मांगने के चक्कर में। मगर उसका फायदा क्या हुआ? अभी भी आपको जो ज़र मुबादले ज़खायर है 16 अरब से खड़े हैं। ठीक है, ये असद उमर की कारनामा था, ये सब करके गए मईशत के साथ। दूसरा शेख साहब को देखें, अब्दुल हफीज शेख साहब ने जिस सिंध में काम किया था वो बहुत अच्छा काम था। उन्होंने सिंध में माली नज़्म व नस्क़ को बेहतर किया था। ये अभी आएंगे, ये माली नस्क़ व नस्क़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब ये सिंध में 2000 से और 2001 तक रहे थे मुशर्रफ दौर में, इसके बाद इन्हें लाया गया वफाक में और इन्हें बना दिया गया निजकारी का वजीर। निजकारी के वजारत के तौर पर इन्होंने $5 अरब मालियत के 34 इदारे फरोख्त किए हैं। अच्छा, जो कौमी इदारे थे, जो वफाकी सरकारी मालिया वो क्या कहते हैं कारोबारी इदारे थे, उन सब इदारों को फरोख्त करके $5 अरब कमाए। एतिसलात की डील याद है आपको जो पीसीएल की हुई थी, नाकाम तरीन डील थी, उसके जो पैसे हैं आज तक पाकिस्तान को नहीं मिले हैं। एतिसलात वाले जमीनें बेच के अंडर हैंड पैसे ले लेके जा रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है जी। तो ये थी। फिर इसके बाद जब ये इनके वजीर खजाना बने हैं सरदारी साहब के, तो उस वक्त
कितने बुरे हालात में, कितनी मायूसी में, कितना डायरेक्शनलेस इनका काम था, ये सब आपके सामने है। पाकिस्तान में इंतहाई मायूसी की, ग्रोथ रेट बिल्कुल 2%, 3% पर आ गया था। मालियाती नज़्म नस्क इतना खराब था कि पाकिस्तान में जो डॉलर वो है रुपया आपने कर्ज ले लेके ऐसी तैसी कर दी थी। आप IMF प्रोग्राम में गए, आपने और मईशत को स्लो डाउन कर दिया। अब अगर किसी को परखा जाएगा तो उसके माजी पर परखा जाएगा। असद उमर का एक माजी आ गया है, अब उस पर को आगे भी रेटेड किया जाएगा। बिल्कुल। और जो इनका माजी है वो भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मगर सबसे अहम बात यह है भाई कि जो जरदारी, जरदारी आजकल फरियाल तारपुर और पीपल्स पार्टी के जो लोग मुकदमात का सामना कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस का सामना कर रहे हैं, तो उनके खजाने का मालिक तो वही है कि जो आज इमरान खान ने लगाया है। इमरान खान को ये बात सोचनी चाहिए कि भाई ये क्या कर लेगा। अगर सरदारी ने खजाना लूटा तो खजाने की कुंजी जिसके पास से उसकी मदद से बगैर कैसे लूट लिया। अब्दुल हफीज शेख इस पूरी लूट खसूट में कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है, बेशक आंखें बंद करने की जिम्मेदारी क्यों ना हो। जी, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो अब्दुल हफीज शेख का जो आने वाला दौर है ये कोई अच्छा नहीं होगा। जिस तरह माजी में पाकिस्तान पर कर्जे चढ़े, अब भी चढ़ते रहेंगे और IMF से जो शराइत है वो भी मानेंगे पाकिस्तान वाले। देखिए, उन्होंने आते ही कहा कि मैंने IMF के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। उन्होंने आते ही जो आगे मीडिया का की है उसमें उन्होंने इसी बात कर दिया है, तो उन्होंने ये काम तो करना है। IMF से आपको जाना भी है, मगर IMF के प्रोग्राम हर मरतबा तो आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हुए। मैं आपको 2 प्रोग्राम की मिसाल देता हूँ। एक जो इसहाक डार साहब का अभी का जो लास्ट प्रोग्राम था जी, उस दौरान के आप आदाद शुमार उठाकर देख लें, क्या रुपए की कदर कम हुई? उनकी रुपए की कदर 110 रुपए तक गई थी, वो वापस उसको ले आए थे 100 रुपए पे। शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। ठीक है, तो रुपए की कदर कम हुई, महंगाई हुई थी क्या वहां उस दौर में? आपको इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मेरे भी स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, वो उठाकर देख लें। बतदरीज जिन्होंने महंगाई को कम किया, रुपए की कदर को मुस्तहकम किया, 70 अरब डॉलर के जो कर्जे थे वो वापस भी किए हैं। अगर कर्जे नए लिए हैं तो कर्जे वापस भी किए हैं। आप पढ़ें, मैंने जो इसमें और भी लिखा है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि उसकी आमदनी 98 है और उसका खर्चा रुपया है। चले, ये जो शौकत अजीज दौर में पाकिस्तान के साथ हुआ कि आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपको आपकी मईशत को 2005 में मुकाबले के लिए खोल दिया गया, ना उसको गैस दी, ना बिजली दी, ना पानी दिया, ये तमाम चीजें दी नहीं। अब आपने अपनी शरतों को खोल दिया कि वो चीन से मुकाबला करें, अमेरिका से मुकाबला करें, भारत से मुकाबला करें। हुआ ये कि आपकी शरतें बंद होने लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और आपकी जो मकामी खपत थी वो मुंतकिल हो गई आपकी इम्पोर्ट बेस्ड मईशत पे। शौकत अजीज दौर में इस वजह से महसूस नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त फ्री के डॉलर आ रहे थे, हम वॉरेन टेरर में थे माशाल्लाह साहब, तो वो उस वक्त हम उसको और 5 अरब डॉलर के हमने इदारे बेचे और उससे हमने मुल्क चलाया। चलें राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। राजा कामरान साहब हमें माशी सूरत हाल से आगाही दे रहे थे। नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं, इसराइल और फ़लस्तीन की बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन और अमरीका, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल का नया मनसूबा जो चल रहा है वो है सदी की बड़ी डील, जो मुतनाज़ा मनसूबा है जिसका हदफ ये है कि फ़लस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाकर फ़लस्तीन हवाले कर दिया जाए इसराइल को और फ़लस्तीन का दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाए। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये ज़ेर गौर है कि जो सहराई इलाके फ़लस्तीन के थे जो पहले, जो इसराइल के कब्ज़े में हैं अब, वहाँ पर फ़लस्तीन को अलग से छोटा सा मुल्क बनाकर दे दिया जाए और जो इस वक्त बैतुल मक़दस है, क़िबला अव्वल है, जो अम्बिया, जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया किराम की इमामत करवाई थी और जो तमाम मज़ाहिब के नज़दीक यानी यहूदियत और ईसाईयत और मुसलमानों के नज़दीक जो एक मुक़द्दस मकाम है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। ये मनसूबा क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अमरीका और इसराइल का मुतनाज़ा अमन मनसूबा, सदी की बड़ी डील।
फलस्तीन पर इसराइली कब्जे को 70 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। इन 70 सालों में इसराइली यहूदियों ने जहां फलस्तीन के शहरों और देहातों पर कब्जा किया, वहां फलस्तीन में इस्लामी तारीखी मकामात पर भी अपना कब्जा जमाया। गुज़िश्ता 70 सालों में फलस्तीन के खिलाफ इसराइली जारहियत में हमेशा इजाफा देखने में आया। गैर कानूनी यहूदी बस्तियां हों या फिर गोलान और गरब उर्दन में फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा, बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना हो या फिर बैतुल मक़दस और दीगर फलस्तीनी इलाकों पर अमलन इसराइली हुकूमत तस्लीम करना। गर्ज हर नए दौर के साथ इसराइली यहूदियों के अज़ाइम आगे बढ़ रहे हैं। इसराइली इंतखाबात में नेतन्याहू की 5वीं मरतबा कामयाबी के बाद इसराइल के जारहाना अज़ाइम में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। नेतन्याहू के दौरे हुकूमत में इसराइल ने फलस्तीन के खिलाफ बदतरीन जारहियत मुसल्लत की। ताज़ा इतलात के मुताबिक नेतन्याहू के नए दौरे हुकूमत में इसराइल को मजीद वसअत दी जा रही है, जिसके लिए अमरीका की जानिब से सदी की डील नामी मुतनाज़ा मंसूबे की तकमील की जाएगी। इस मंसूबे का असल किरदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के मुशीर जैरेड कोशनर हैं। इस मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। ताहम इस मंसूबे के बारे 24 उर्दू को मिलने वाली इतलात के मुताबिक फलस्तीन की मौजूदा हैयत और जोग्राफियाई को तब्दील किया जाएगा। फलस्तीन के दारुल हुकूमत और क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर मुश्तमिल बैतुल मक़दस को अमलन इसराइल के हवाले किया जाएगा। बदले में फलस्तीन को इसराइल के कब्जे में सहराई इलाका दिया जाएगा। इस मंसूबे को फलस्तीनियों ने शुरू दिन से मुस्तरद कर रखा है। ताहम नेतन्याहू हुकूमत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में इसे पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। 24 उर्दू ज़राए के मुताबिक अमरीका की जानिब से इस मंसूबे का बाकायदा ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर के यहूदी दामाद जैरेड कोशनर ने कहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से इस मंसूबे का ऐलान रमजान के आखिर में या इसके बाद किया जाएगा। 24 उर्दू को मिलने वाली इतलात के मुताबिक अमरीका ने दुनिया भर और बिलखसूस इस्लामी ममालिक में कायम अमरीकी सफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ताकि सदी की डील नामी मंसूबे के बाद आलम इस्लाम के रद्द अमल से सख्ती से निपटा जा सके। 24 उर्दू ज़राए के मुताबिक बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने, गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के कंट्रोल को आईनी करार देने के बाद लगता यही है कि अमरीका और इसराइल का मुतनाज़ा मंसूबा सदी की डील भी कामयाब हो जाएगी। सवाल यह है कि क़िबला अव्वल की हिफाजत का दम भरने वाले 1.5 अरब मुसलमान इसराइली यहूदियों और अमरीकी ईसाइयों के सामने आखिर बेबस क्यों हैं? जी हाँ नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन को इसराइल के साथ जम करने का मंसूबा सामने आ रहा है और नेतन्याहू 5वीं मरतबा वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाल रहे हैं। तो इसी दौरान अमेरिका के जो मुशीर हैं, सदर जो ट्रंप है उनके मुशीर जैरेड कोशनर जो यहूदी हैं, उन्होंने एक मंसूबा तश्कील दिया था जिसके 200 सफ़हात जो हैं वो लिखे जा चुके हैं। शराइत अभी तक सामने नहीं आई हैं। जो इंकशाफात सामने आए हैं खुफिया ज़राए से, उसके मुताबिक यही है कि फ़लस्तीन के मौजूदा नक्शे को मिटाकर वहाँ पर इसराइल के कंट्रोल को बढ़ाया जाएगा और वो इसराइल के हवाले किया जाएगा। जिस तरह से गोलान पहाड़ियों पर अमरीका ने आइनी कब्ज़ा तस्लीम किया है इसराइल का, और यही खदशा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के दौर के अंदर अंदर जो है नेतन्याहू चाह रहे हैं, इसराइल वाले यहूदी चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन को जो है वो इसराइल के कंट्रोल में लेके आया जाए और अमलन जो है बैतुल मक़दस को वो हवाले कर दिया जाए इसराइल के। और यही वजह है कि अमरीकी सदर जो ट्रंप है उन्होंने दुनिया भर में जो अपने सफारत खाने हैं, जो सिक्योरिटी वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी है, क्योंकि रद्द अमल सख्त आ सकता है और ईद के करीब या ईद के बाद जो है इस मनसूबे का ऐलान किया जाएगा। अगर ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचता है तो इसका मतलब है कि उम्मत मुस्लिमा 1.5 अरब लोगों को मर जाना चाहिए। उनकी गैरत आखिर कहाँ सोई हुई है कि वह क़िबला अव्वल की हिफाजत नहीं कर सकते। इस सिलसिले में पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास 22 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज है। तो इस एतबार से पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब को साथ मिलाकर, तुर्की को साथ मिलाकर आलम इस्लाम को अपना कारनामा किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। इसी हवाले से अरब लीग का इजलास भी होने जा रहा है कल, लेकिन ये इजलास क्या कर पाएगा, महज इजलास ही साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर फ़लस्तीन को उम्मत मुस्लिमा महफूज नहीं कर सकी तो इसका मतलब है कि तारीख़ कभी भी आज के दौर में जीने वाले मुसलमानों को नहीं माफ़ करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नया मोड़ सामने आया है। सऊदी अरब और इराक के ताल्लुकात 30 साल पहले कशीदा हो गए थे जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, और फिर जब 2003 के अंदर अमरीका ने इराक पर जारियत मुसल्लत की और सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा, उन्हें फांसी दी, तो उसके बाद जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो गए। और फिर हमने देखा कि फिर वहाँ इराक के अंदर जो है वो कंट्रोल हो गया। जो ईरानी लोग थे, ईरान नवाज लोग थे, उनका कब्ज़ा हुआ, उनका कंट्रोल हुआ। मलेशियाई वहाँ पर आ गई, वहाँ पर
बहुत खून रेजी हुई। आज भी इराक जो है दुनिया का बदअमन मुल्क समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, और इराक की जो बॉर्डर है, इराक की जो बॉर्डर ये सरहद है वो सऊदी अरब के साथ मिलती है। तो इस एतबार से सऊदी अरब को बड़ा ख़तरा रहा। सऊदी अरब ने सरहदें भी बंद की और वहाँ पर सफारतखाना भी 30 साल से नहीं था। अब सऊदी अरब की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया, इराक के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ इराक के अंदर सऊदी अरब ने 30 साल बाद सफारतखाना भी खोल दिया है। 100 रुकनी वफद भी भेजा था, जिसके अंदर 9 के करीब जो है वज़रा शामिल थे। सऊदी अरब और इराक के ताल्लुकात से मशरक़ वस्ता में कहा जा रहा है कि अमन आएगा और मशरक़ वस्ता पुरअमन हो जाएगा। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, आप वो रिपोर्ट देखिए और उसके साथ साथ दुनिया मेरे आगे जो प्रोग्राम है इसमें मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं तो जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। दुनिया मेरे आगे के नाम से हमारा फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं। दुनिया मेरे आगे के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्विटर पर हमारा अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा 24 उर्दू के जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। 24 के नाम से हमारा पेज भी है फेसबुक पर, 24 उर्दू टीवी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तजावीज़ देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस भी दुनिया मेरे आगे @gmail.com के नाम से है, तो उस पर भी आप हमें अपनी तजावीज़ भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से जो हमारी रिपोर्ट है वो देखिए। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब और इराक ताल्लुकात, नया दौर और नई उम्मीदें। इराक और कुवैत जंग के बाद अमली तौर पर सऊदी अरब ने इराक के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। सद्दाम दौरे हुकूमत में भी इराक के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा रहे। अप्रैल 2003 में इराक पर अमरीकी जारहियत के बाद ईरान ने इराक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना शुरू किया। यही वजह है कि सदर सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार के खात्मे के बाद इराक पर ईरान नवाज हुक्मरान मुसल्लत किए गए, जिन्होंने इराक में ईरान को भरपूर मुदाखलत का मौका फराहम किया। इराक पर ईरान नवाज हुक्मरानों के कंट्रोल के बाद सऊदी अरब की सलामती को मजीद खतरात लाहिक हुए, जिसके बाद सऊदी अरब ने इराक के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी। गुज़िश्ता 30 सालों में इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाली के लिए कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। ताहम सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद शाह सलमान के दौरे इक़्तिदार में जहां आलमी सतह पर सऊदी अरब ने ताल्लुकात मुस्तहकम करने की पॉलिसी अपनाई, वहीं उन्होंने पड़ोसी अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नया लाइहा अमल मुरतब किया। इराक में नए इंतखाबात के बाद इराकी सदर बरहम साले ने सऊदी अरब का दौरा किया और शाह सलमान से मुलाकात में ताल्लुकात असर नोज शुरू करने का वादा किया। बाद अज़ां सऊदी अरब की जानिब से 9 सऊदी वुज़रा समेत आला हुकाम पर मुश्तमिल 100 रुकनी वफद इराक भेजा गया। इस दौरे के दौरान जहां कई दीगर मुआहदे किए गए, वहीं 30 साल बाद बगदाद में सऊदी अरब ने अपना पहला सफारतखाना भी खोला। 17 अप्रैल को इराकी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब के फुरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से रियाज में इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी मुलाकात कर रहे हैं। इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सतह पर रोनमा होने वाली ताज़ा पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल भी किया। इराकी वज़ीर आज़म के वफद में इराकी हुकूमत के आला ओहदेदार, पार्लिमान के अरकान, गवर्नर, मशीर, इदारों के सरबराहान और कारोबारी शख्सियात भी शामिल थीं। इराकी वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान 13 मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुबस्सिरीन के मुताबिक इराक के साथ सऊदी अरब के बढ़ते ताल्लुकात से खित्ते में जहां अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, वहीं ईरान के मशरक़े वस्ता में जारहाना अज़ाइम को रोकने में मदद मिलेगी।